नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद पवार और उद्धव से एनडीए में आने का आग्रह मोदी ने किया। क्या ये मोदी का दांव है या भविष्य का संकेत? आइए इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों महाराष्ट्र की एक सभा में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने का न्योता दे दिया। यही नहीं, पीएम ने यहाँ तक कह दिया कि एनडीए में आने पर उनके सारे सपने साकार हो जाएंगे। जाहिर है कि मोदी कोई बात यूं ही नहीं कहा करते, उसके मायने बहुत दूर के होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एनसीपी, शरद पवार प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का आग्रह करके महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की एक सभा में अपनी बात रखते हुए इन दोनों नेताओं के लिए यह भी कहा कि एनडीए में आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इसका मतलब निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, उनकी हर बात के पीछे कई तरह के मायने होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पीएम का एक दांव था। पीएम महाराष्ट्र के मतदाताओं और नेताओं को कंफ्यूज करना चाहते थे। दरअसल महाराष्ट्र में मतदाताओं का मतदान के प्रति उदासीनता यह दिखाती है कि यहाँ बीजेपी के लिए जनता में कोई उत्साह नहीं है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होने हैं। चौथे और 5वें चरण के पहले आया पीएम का यह बयान महाराष्ट्र के वोटरों को बीजेपी में ही अपना भविष्य देखने का इशारा तो नहीं था। हालांकि पीएम के बयान के इतने में सीमित नहीं किया जा सकता, इसके कई पहलू भी हो सकते हैं। क्या बीजेपी को अभी भी महाराष्ट्र में मजबूत साथी की तलाश है? कुछ दिनों पहले शरद पवार ने चुनाव बाद की राजनीति पर बात करते हुए कहा था कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आ जाएंगे और यहाँ तक हो सकता है कि वे कांग्रेस में विलय भी कर लें। पवार के इसी बयान के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने नंदुरबार में एक रैली में शरद पवार की पार्टी को नकली एनसीपी और उद्धव की पार्टी को नकली शिवसेना कहते हुए कहा था कि कांग्रेस में विलय करने और 4 दिन बाद मरने के बजाय गर्व के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे से हाथ मिला ले, आपके सभी सपने पूरे होंगे। दरअसल बीजेपी हमेशा से 5 साल आगे की तैयारी करती रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को तमाम नए साथी मिले, पर मराठा वोटों की सेटिंग नहीं हो सकी। मराठा आरक्षण को लेकर अभी भी राज्य में आंदोलन चल रहा है। बीजेपी में कोई कद्दावर मराठा नेता न होने के चलते बीजेपी को शिंदे और अजित पवार को लाना पड़ा, पर शिंदे और अजित पवार पर आम मराठी की नाराजगी बीजेपी से ज्यादा है। यही कारण रहा कि उत्तर भारतीय में खलनायक के रूप में बदनाम राज ठाकरे तक को पार्टी ने भाव दिया। कहा जाता है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे बार बार यह आता रहा है कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद मराठी मतदाताओं की सहानुभूति उद्धव के साथ बढ़ी है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र में अभी भी कुछ ऐसे साथियों की जरूरत है जो पार्टी को मजबूत आधार दे सके। एक तीर से 2 शिकार। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से तीखे हमले एक दूसरे पर किए गए हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने आरोप लगाया कि मोदी के निरंकुश शासन ने भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया है। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र की अपनी हर रैली में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। हाल ही में पीएम का शरद पवार को भटकती आत्मा कहना महाराष्ट्र में कुछ लोगों के लिए नाराजगी का कारण बन गया। राज्य के सबसे बड़े नेताओं में से एक पवार के कद को देखते हुए लोगों को पीएम की यह बात अच्छी नहीं लगी। मोदी ने यह भी कहा था कि जब पवार अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो वह महाराष्ट्र को कैसे संभालेंगे। कुछ भाजपा नेताओं का मानना है कि मोदी ने पवार और उद्धव को एनडीए में शामिल होने का आग्रह करके उनके प्रति जनता की सहानुभूति को बेअसर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही मोदी का यह बयान इसलिए भी हो सकता है कि जो लोग इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं वह यह बात समझ लें कि जिन लोगों को वो वोट देने जा रहे हैं वो खुद बीजेपी में आ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पीएम के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आकस्मिक टिप्पणी करते हैं। उनका हर बयान सोच समझकर और निश्चित कारणों के साथ दिया गया होता है। क्या नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है? भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए भी
भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी जानती है कि आज की स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी के लिए चुनावी बैतरणी पार करना बहुत कठिन हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और फिर शिवसेना सहयोगी थे। यही कारण रहा कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर भारी पड़ी थी। भाजपा और शिवसेना ने 23 और 18 सीटें जीतने में सफल हुई, जबकि कांग्रेस ने 1 और राकापा ने 4 सीटें जीतने में सफल रही। उसके बाद राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 44 और राकापा को 54 सीटें मिली थी। विपक्ष को मिली विधानसभा सीट इशारा कर रही थी कि अगली बार पार्टी को और मेहनत करनी होगी। बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन टूट गया। उद्धव को एमवीए गठबंधन के साथ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा अच्छा लगा। इस तरह अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कमजोर नजर आ रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी अगर केंद्र में किसी तरह से सत्ता में आ भी जाती है और राज्यों के चुनाव में लगातार हार मिलती रहती है तो राज्यसभा में उसका बहुमत खत्म हो जाएगा। बीजेपी के टारगेट में कई ऐसे काम हैं जिनके लिए लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी बहुमत की जरूरत होगी। इसलिए बीजेपी भविष्य की राह अभी से तैयार कर रही है। रिजल्ट के बाद भी काम आ सकते हैं शरद और उद्धव। चुनाव अभियान शुरू होने के पहले तमाम मीडिया हाउसेस के सर्वे और एग्जिट पोल बता रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले में बहुत कम सीटें मिल रही हैं। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के बाद जिस तरह वोटिंग हो रही है उसे भी एनडीए के पक्ष में नहीं माना जा रहा है। अगर केंद्र में एनडीए की सरकार मुश्किल से बनती है तो शरद पवार और उद्धव एनडीए के साथ भी आ सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा चुनाव परिणाम आने के बाद बनने वाले गठबंधनों के लिए हो रहा हो। जो भी हो, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर शरद पवार और उद्धव एनडीए में आ सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।